लो, सिंपल सी बात है, क्लियर है कि नहीं? तो यहां ऐसा हुआ क्यों? ये हुआ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। और कॉमन आयन कौन सा है यहां पर? ये वाला आयन कॉमन आयन है। ठीक है, फिर से समझ लो कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम बेस का भी ले सकते थे कि आपने एक वीक एसिड लिया, इसका डिसोसिएशन होता है, इसीलिए हम इस पे इक्विलिब्रियम लगाते हैं। अगर स्ट्रांग होता तो नहीं लगाते, क्योंकि पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाता है ये। लेकिन ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम में, कुछ टूटता है, कुछ वापस बनने लगता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में इसी का साल्ट हमने ऐड कर दिया, तो उससे हुआ क्या कि एक आयन कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन आयन बढ़ गया। तो ये बेचारा पहले ही कम टूटता था, अब क्या हुआ? पहले हम प्रिंसिपल पढ़ के आए कि अगर हम कोई चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम कहां जाता है? उस डायरेक्शन में जाता है जिधर उस चेंज को खत्म किया जा सके। तो चेंज क्या हुआ? इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, तो इसको खत्म करने के लिए क्या ये खर्च होना शुरू करेगा। तो खर्च होने का तरीका क्या? ये इससे मिले, भाई ये इससे मिलेगा तो ये वापस, इसका मतलब इससे क्या हो गया? इसका डिसोसिएशन और कम हो गया। इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? सबको समझ में आ गया? अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जो हम अल्फा निकालते थे, जैसे इसके लिए हम जो अल्फा निकालते थे ना, अल्फा क्या निकाला था हमने? अल्फा बताओ, याद करो। हमने निकाला था अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, हाँ के ना? तो बदलेगा भाई, अब तो नया आना पड़ेगा ना। तो अब क्या होगा? जो अल्फा आएगा वो दूसरा अल्फा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बोलो? क्योंकि फर्क पड़ा ना उसपे। देखो छोटी सी बात है, थियोरेटिकल इसको दिमाग में बैठा कि आपने अगर ऐसा कर दिया, उसमें कोई कॉमन साल्ट डाल दिया, तो उसके आयनाइजेशन पे फर्क आया ना भाई। अल्फा पुराना वाला तो नहीं रहने वाला है, नया बनेगा, तो इसको मान लेते हैं अल्फा डैश। और निकल के क्या आएगा कि जो के ए तो वही रहेगा, लेकिन देखो पहले क्या था? ये सी था, किसका कंसंट्रेशन? H प्लस का कंसंट्रेशन था, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब किस पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ? आयनाइजेशन, इसके कंसंट्रेशन, हाँ के ना? और मान लिया इसका कंसंट्रेशन क्या है? M है, तो एक नया फॉर्मूला बन के आ गया M। सीधी सीधी बात समझ में आई आपको? क्या कि पहले हम सीधा H प्लस के कंसंट्रेशन से पता कर रहे थे, अभी वो जो कंसंट्रेशन है ना, वो चेंज हो गया, ये आ गया है, क्योंकि आपने जो कॉमन आयन डाला है वो उसको इफेक्ट कर रहा है। तो एक नया अल्फा बनेगा। फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है, ये भी कंसंट्रेशन की यूनिट है, लेकिन जो अब कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं ना, वो बदल गई है। बात क्लियर है सबको? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब जैसे जो मैं आपको भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा मैं आपको, तो वहां क्या है कि जैसे मान लो आपको हमने आपको एक सार दे दिया, कैल्शियम क्लोराइड दे दिया, ऐसे हमने आपको एक केमिकल का साल्ट दे देते हैं। तो आपको पता करना है कैल्शियम क्लोराइड है कि नहीं। तो इसके बहुत सारे टेस्ट हैं। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ना, इसके कई ग्रुप बने हुए, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कैल्शियम का टेस्ट कर लोगे, आपको सपना थोड़ी आ रहा है। तो इसका एक प्रोसीजर बना है, 0 ग्रुप, फिर फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप, फिर थर्ड ग्रुप, फिर ऐसे ऐसे एक चार्ट बना हुआ है 6 ग्रुप तक। अब 0 ग्रुप में कुछ आयन आते हैं, जैसे अमोनिया, ये 0 ग्रुप में आता है। ठीक है, तो आपको जब भी कोई साल्ट दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं पता है, आप क्या करोगे? यहां से स्टार्ट करोगे, पहले टेस्ट करोगे 0 ग्रुप का, उसके बाद करोगे फर्स्ट ग्रुप का, उसके बाद करोगे सेकंड ग्रुप का, उसके बाद करोगे थर्ड ग्रुप का, फोर्थ का, फिफ्थ का, जो प्रेजेंट हो जाए वहीं आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मान लो आप थर्ड ग्रुप में आ गए, तो थर्ड ग्रुप में होता है आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब होता है। इसी तरह जब आप फिफ्थ में पहुंचोगे तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम होता है। यानी आपका टेस्ट कहां पे आएगा? फिफ्थ का टेस्ट आएगा। तो इसका टेस्ट करने का तरीका क्या है? यहां पर हर जगह कुछ ग्रुप रिएजेंट है। क्या है? ग्रुप रिएजेंट। उस ग्रुप की पहचान करने के लिए एक रिएजेंट हम डालते हैं, अगर वो प्रेसिपिटेट देता है तो हम मान लेते हैं कि ये ग्रुप प्रेजेंट है। इसी के लिए ये जो फिफ्थ ग्रुप है, इसके लिए है NH4Cl प्लस NH4OH। तो समझ में आया आपको इसका मतलब? ये भी क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा ना। देखो, अगर हम लिख दें NH4OH, डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा? NH4 प्लस OH माइनस।
और ये जो NH4Cl है ये इसका साल्ट है, तो ये क्या करेगा, पहले ही देखो ये वीक बेस है, वीक बेस है तो OH पहले ही कम बन रहा है, और आप क्या कर रहे हो, अमोनियम क्लोराइड साथ में डालकर फिर क्या बनाएगा ये NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ये कॉमन आयन हो गया। तो ये क्या करेगा, इस OH की कंसंट्रेशन को और कंट्रोल कर देगा। तो मतलब समझ में आ गया कि अलग अलग लेवल पर हमको अलग अलग कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ता है, तो उस हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं कि अगर हमको OH बढ़ाना है या घटाना है, तो घटाने का एक तरीका क्या समझ में आया आपको, कॉमन आयन इफेक्ट, कि हम दूसरा वैसा ही साल्ट यूज कर कर उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है? बोलो बोलो, कोई सवाल हो तो। ये शुरुआत है इसलिए पूछ रहा हूं, अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है पूरी तरह से। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब नेक्स्ट लिखिए आप बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बफर सॉल्यूशन। मिटा दूं ना इसको? हाँ, साथ साथ लिखा करो यार, अब 11th का बच्चा इतना करेगा तो इतना टाइम कहां रहता। नेक्स्ट लिखो आप बफर सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ, जब भी हम बीमार होते हैं, एक दो दिन में अगर ठीक नहीं हो, डॉक्टर के पास हम चले गए, डॉक्टर फर्स्ट टाइम तो कुछ दवा लिख देता है, फिर दोबारा अगर नहीं ठीक होते तो क्या करता है वो? क्या करता है बताओ? टेस्ट करता है। किसका टेस्ट करता है? सबसे पहले वो टेस्ट करता है ब्लड का और यूरिन का। हाँ कि ना? वो सही है कि नहीं? ये बात ये है ना, यही टेस्ट करता है। पहले एग्जामिनेशन ब्लड के और यूरिन के होते हैं। पक्का ना ये बात? क्यों है भैया ऐसा? बफर सॉल्यूशन, इसका मतलब समझेंगे पहले आप, क्योंकि वो पढ़ाई किसी काम की नहीं जो हमारे काम ना आए। तो ये बात सब जानते हो ना कि अगर हम एक दो दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो डॉक्टर है वो टेस्ट करेगा, क्योंकि वो भी शरीर में तो घुस नहीं सकता, वही पता लगाएगा ना कि ये जो सिम्टम आ रहा है वो किसकी वजह से है। एक्चुअली हमें जो बीमार होना जिसको हम कहते हैं ना, वो होते हैं सिम्टम। जैसे सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब सिम्टम है। बीमारी तो उसके पीछे कुछ और होती है कि नहीं? सही है कि नहीं? बात बताओ भाई, बीमारी तो कुछ और होती है ना, ये तो सारे क्या है, सिम्टम। धन्यवाद इन सिम्टम का जो हमको पता चल जाता है कि हम बीमार हो रहे हैं। अगर सर में दर्द नहीं हो रहा तो हम क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास? पता नहीं बीमारी किस लेवल पे पहुंच जाएगी, है कि नहीं? सही है ना बात? क्लियर? अब देखो क्यों ऐसा करते हैं हम, क्योंकि जो ब्लड है और जो यूरिन है वो एक तरह का बफर सॉल्यूशन है। अब फिर बात गोल गोल घूम रही है, सर ये बफर क्या है? बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ये तो आपको पता है ना कि ब्लड का एक पीएच होता है, पता है ना? आपको यही पता है यूरिन का एक पीएच होता है। आप जब टेस्ट करवाते हो तो उसमें आता भी है वो, या कई बार बचपन में जब चोट लग जाती है तो बच्चा कटते ही मुंह में हाथ दे लेता है, तो कभी अगर लिया हो तो थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आता है अपना ब्लड का, कभी ना कभी तो चखा ही होगा ना। छोटी मोटी चोट लग जाती है तो मुंह में ले लेते हैं, उससे क्लॉटिंग भी हो जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। छोटा मोटा लग जाए तो हम ये हाथ धोया और मुंह में ले लेते हैं, थोड़ा दबाने से क्लॉट हो जाता है, इतने में तो सही भी हो जाता है इंसान। तो बफर सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? जो कि पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि बॉडी में अगर छोटे मोटे चेंज हुए तो उससे हमारे ब्लड की कंपोजिशन पे फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? ये नेचुरल फिनोमिना है बॉडी का, ये नेचुरल प्रैक्टिस है कि छोटे मोटे आपने ज्यादा खा लिया, बर्गर खा लिया, किसी दिन डोसा खा लिया, रोटी खा ली, इससे बॉडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज खा ली जो उस बफर सॉल्यूशन को चेंज कर दे, तो समझो कि आप क्या हो गए हो, बीमार हो गए, अब सरेंडर कर दिया है बॉडी ने। तो इसीलिए उसको क्राइटेरिया माना है कि भैया अगर ब्लड अपना कुछ रंग बदल रहा है तो मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन है। अगर यूरिन अपना कुछ पैरामीटर चेंज कर रहा है तो उसका कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी में है। इसीलिए हम ब्लड और यूरिन को एज ए टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट। समझ में आ गई बात? तो पहली बात तो ब्लड सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया कि ऐसे सॉल्यूशन जो पीएच को
पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। यानी मान लो आप इसमें थोड़ा एसिड मिला दो या थोड़ा बेस मिला दो तो इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो करती है ना लोग, जैसे कुछ लोग बहुत चाय पीते हैं तो कैसी होती है बॉडी, एसिडिक होती है उनकी। कुछ लोग बहुत सिंपल खाना खाते हैं तो सबका काम चल रहा है ना, हर कोई हमेशा बीमार तो नहीं रहता है ना। तो जो आपका ब्लड है उसको बर्दाश्त कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, वो बफर सॉल्यूशन है। लेकिन जब वो लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो वो चेंज करेगा और उसका रिफ्लेक्शन आपको आपकी बॉडी में नजर आने लगेगा। तो बात समझ में आ गई आपको, यहां तक क्लियर है? अब ये जो बफर होते हैं इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। तो दूसरा कौन सा होगा, बेसिक बफर। तीसरा कौन सा होगा, न्यूट्रल बफर। तो ये तो जानते ही हो आप, एसिडिक बफर कौन होगा, जिसका पीएच क्या हो, 7 से कम हो, है ना। बेसिक बफर कौन सा होगा, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। और न्यूट्रल कौन सा होगा, जिसका पीएच 7 के आसपास होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, क्लियर? अब एग्जाम्पल देखना है। जैसे एसिडिक जो बफर है वो क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, वीक एसिड प्लस उसके कॉन्जुगेटेड बेस का। मतलब आपको ऐसा साल्ट लेना है जिससे कि उसका कॉन्जुगेटेड बेस बने। समझो वीक एसिड हमने लिया CH3COOH, वीक एसिड है। अब जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो इसका कंजुगेटेड बेस बनेगा, बेस मतलब माइनस बनेगा। भाई इसको आप डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस और H प्लस। तो ये क्या हो गया, इसका कंजुगेटेड बेस। तो वीक एसिड तो आपने ले लिया और इसका बफर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेटेड बेस वाला सॉल्ट लेना पड़ेगा जो ये वाला बेस हमको दे दे। तो अभी तो बताया था CH3COONA, और ये बात हमने आपको बता दी थी कि इसको डालने का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो देखा था कॉमन आयन इफेक्ट, देखा था नहीं देखा था। तो ये होता है बफर सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात आपको? अगर हम बेसिक बफर की बात करें तो क्या होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, वीक बेस प्लस कॉन्जुगेटेड एसिड सॉल्ट। एग्जाम्पल बताओ तो जरा, अभी तो बताया था NH4OH प्लस NH4Cl, सॉल्ट लेना है। क्या लेना है, सॉल्ट लेना है। तो ये बफर हो गया, ठीक है। और अगर न्यूट्रल लेना है तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को नलीफाई कर दो, वीक एसिड प्लस वीक बेस ले लो। बात समझ में आती है? भाई यहां ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव एसिडिक आना चाहिए, यहां पर ओवरऑल रिजल्ट बेसिक आना चाहिए, और यहां पर दोनों बराबर स्ट्रेंथ के लोग हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। तो वीक एसिड और वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गई बात यहां तक, क्लियर है? बढ़े आगे, आगे बढ़े, एक एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं बफर को। मिटा दूं उसको मैं? सबसे पहले हम लेते हैं, देखो एसिडिक बफर। सबसे पहले हम लेते हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या लिया था जरा बताओ तो, क्या था एसिडिक बफर, CH3COOH से बना CH3COO माइनस H प्लस, और हमने क्या लिया इसमें CH3COO Na से CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। समझ में आती है बात? यहां रिवर्सिबल नहीं लगाना है, ये 100% डिसोसिएट होता है, समझ लेना इस बात को, वीक पे लगाना है। क्लियर हो गई बात सबको ये? अब देखो इसमें क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि अगर आप इसमें एसिड डालो तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
इस पे आप बेस डालो तो भी इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर आप इसमें पानी मिला दो तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान लो केस 1 हमने इसमें क्या कर दिया, H+ ऐड कर दिए इसमें, इस सॉल्यूशन में, इस कॉम्बिनेशन में हमने H+ ऐड कर दिया, क्या होगा बताओ? H+ ऐड करेंगे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां बहुतायत में ये हैं बहुत सारे, आप H+ डालो तो उनको कम करने के लिए ये बैठे तो है कि नहीं, ये इसको कंज्यूम कर देंगे। भाई आप इसका कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाओ, इनकी कमी थोड़ी है हमारे पास, कंजुगेटेड बेस तो वही दे रहा है ना, तो उससे क्या होगा, क्या इसकी पीएच पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसीलिए बफर है कि आपने इसमें H+ ऐड किया लेकिन इसकी पीएच पे कोई फर्क नहीं हुआ, इसीलिए क्या है ये बफर। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आएगी कि नहीं आई? इसमें मैं लिख देता हूं, कंज्यूम्ड बाय CH3COO-, याद रहेगा क्योंकि ये दे रहा है ना बहुत सारा, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो यहां दिए थे H+ थे, आपने और अलग से डाल दिए, तो क्या होना चाहिए था, पीएच कम होनी चाहिए थी, लेकिन उस H को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास बैठा है ना भाई साहब, तो उसको चेंज नहीं होने दे। पहला इफेक्ट समझ में आ गया। अब दूसरा इफेक्ट देखो, दूसरा है केस नंबर 2। क्या करें हम इसमें OH ऐड कर दें। अगर OH ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। आप फिर देखो OH डाल रहे हो तो H बैठा है ना, तो जितना OH डालोगे वो H उसको न्यूट्रल कर देगा, फिर से बात वहीं के वहीं रह जाएगी। तो यही तो बफर होते हैं, यही तो बफर होते हैं कि जिस पर आप पीएच कोई भी चेंज, पीएच चेंज का मतलब क्या है, या तो एसिड ऐड करो या बेस, तो ना तो एसिड का फर्क पड़ रहा है इस पे और ना बेस का फर्क पड़ रहा है कुछ। अब तीसरा और काम करके देख लेते हैं, थर्ड केस, केस नंबर 3। क्या करें हम, ऐड वाटर, वाटर ऐड कर देते हैं। मतलब इन दोनों को आपने पानी में तो डाला, आपने पानी में डाला, फॉर्मूला हमारे पास ये है ना। अब आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, फर्क पड़ेगा ना, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन जैसे ही कम होगी, एक वैसे तो इससे भी समझ सकते हैं, एक लॉ होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये क्या कहता है कि जैसे ही आप कंसंट्रेशन कम करोगे, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, तो जो आयोनाइजेशन है वो बढ़ जाता है। ये लॉ है। इसका मतलब समझो आप कि आपने एक कंटेनर में, एक कंटेनर के अंदर आपने वीक एसिड डाल दिया, जो वीक एसिड डाला तो उसके ये दो बन गए, एक माइनस बन गया और एक प्लस बन गया। अब क्या है कि इतनी सी जगह है, ये वापस फिर टकरा रहे हैं, तो टकरा के फिर वापस बैक जा रहे हैं। अगर हम इनको दूर दूर कर दें तो इनके मिलने का प्रोसेस कम होगा कि नहीं होगा? तो यही तो कह रहा है ये डाइल्यूशन का, कि अगर आप इसमें और पानी मिला दो, इस वॉल्यूम को बढ़ाकर इतना कर दो, तो ये दूर दूर हो जाएंगे, तो दूर दूर हो जाएंगे तो वापस नहीं मिलेंगे, वापस नहीं मिलेंगे तो आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइल्यूशन करने पर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है कि नहीं, बोलो? प्रूफ हो गई ना बात? बफर की प्रॉपर्टी यही तो थी कि आप एसिड डालो, बेस डालो या उसको डाइल्यूट करो, उसकी पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं पड़ता दिख रहा। क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, अब हम करते हैं पीएच कैलकुलेशन, क्योंकि मेन बात तो थी पीएच कैलकुलेशन फॉर द बफर सॉल्यूशन। मैं एक का बताऊंगा एसिडिक बफर का, बेस वाला आप खुद कर लोगे उस हिसाब से। ठीक है, मिटा दो उसको। कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आयनाइजेशन
कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा। ये अगले मतलब 12th में पढ़ोगे। यहां भी वैसे भी समझ सकते हो, कह रहा इससे भी समझ सकते हैं, पर जो परफेक्ट रीजन है इसको ये याद रख लो, आगे भी याद रहेगा, 12th में भी काम आ जाएगा। मिटा दो ना। अच्छा, अब हम निकालते हैं, देखो पीएच, क्योंकि हम कह रहे थे भैया पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पीएच लिखे तो सही कि कैसे लिखते हैं बफर की। तो हेडिंग लिखो आप, पीएच कैलकुलेशन फॉर, एक बताऊंगा मैं, आप ढंग से समझना, आपको फिर बेसिक का खुद लिखना है, ठीक है। एसिडिक का समझा रहा हूं, पीएच कैलकुलेशन फॉर एसिडिक बफर, पीएच कैलकुलेशन फॉर एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर बताओ क्या होता है, पहले बताओ एसिडिक बफर क्या होता है। वही होता है जो हम बता रहे बार बार। अच्छा ये देखो, CH3COONA ले लिया हमने, ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, CH3COO माइनस और Na प्लस, ठीक है। और दूसरा बफर नहीं बनाया अभी, है बफर कब बनता है, जब दो मिलाएंगे, कॉमन आयन आएगा तभी तो बफर आएगा। तो क्या डाले इसमें, CH3COOH रिवर्सिबल CH3COO माइनस H प्लस। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, बोलो। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हम मान रहे हैं S, क्या मान लिया, S, ऐसे ही मानते थे ना, C मानो कुछ भी मानो, S मान लिया। तो इसका भी क्या होगा S, इसका भी क्या होगा S, क्योंकि इसका एक मोल टूटेगा तो एक मोल इसका बनेगा, जितना ये रहेगा उतना वो बन जाएगा। और ये तो डालते ही हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग साल्ट है ना ये भाई, Na क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो पूरा डिसोसिएट होगा। इसके साथ दिक्कत है, शुरुआत में माना इसका कंसंट्रेशन क्या है A, इसका क्या होगा, 0 नहीं होगा। अरे भाई अब इसमें मिला के रखा है ना ये, शुरू में ये डिसोसिएट नहीं हुआ, लेकिन वो तो दे रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी S क्या होगा। अरे आप मान लो कि ये कुछ नहीं दिया इसने, लेकिन उसने तो दिया ना, आप किसको पहचान रहे हो, कॉमन आयन को। क्लियर है बात। और H का क्या होगा, H का नहीं होगा क्योंकि H तो टूटा ही नहीं है, और H से हमको मतलब भी नहीं है। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे थोड़ी देर बाद तो कुछ काम करेगा ना, ये क्या हो जाएगा, A माइनस A अल्फा की जगह हम अल्फा डैश लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि यहां कॉमन आयन की बात हो रही है। उसमें अगले में क्या आएगा, तो यहां ये जो टूटा वो वहां ऐड हुआ, S प्लस A अल्फा डैश। बोलो समझ में आती है नहीं आती बात। और यहां क्या आएगा, A अल्फा डैश। क्लियर है बात, अब तो कहानी क्लियर हो गई आपको, पुराने डर्रे पे आ गए ना। करना क्या है हमको, इसको इक्वल टू मान लेना है A के, और इसको इक्वल टू मान लेना है S के। ऐसा ही करते आए ना, नहीं याद आ रहा, हम लिख रहे थे देखो 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1, माना नहीं था हमने, तो बस वही काम करना है। अच्छा अब हमको क्या लगाना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसके लिए लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे भाई, वीक एसिड के लिए लगाते हैं ना, बोला था ना चिल्ला चिल्ला के, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं लगता है। तो वीक एसिड के लिए लिखेंगे Ka इज इक्वल टू राइट अपॉन लेफ्ट। तो राइट में क्या है, CH3COO माइनस H प्लस, बटे में क्या आएगा ये CH3COOH। बोलो यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। लिखो ये क्या है, ये मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना है, S लिख दो, Ka यहां लिख देते हैं S, और H तो H ही रहेगा क्योंकि H सही है। देखो H क्यों रखेंगे हम, क्योंकि हमको pH निकालना है।
पहले H निकालेंगे, H का माइनस लॉग ऑफ लेंगे तो पीएच बन जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? पीएच निकालना है तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसको छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये रह गया ऐसे कि ऐसे H प्लस, और ये इसको आप लिख दीजिए A, या इसको हम यूं लिख लेते हैं वीक एसिड। यही है ना, वीक एसिड है ना ये, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन और करेंगे इसमें, देखो चेंज करने के लिए, के ए, एस की जगह एस कहां से आया है? सॉल्ट से, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं सॉल्ट, और यहां क्या है? H प्लस, और यहां क्या है? वीक एसिड। क्लियर है यहां तक बात? अरे हम कुछ नया नहीं कर रहे, बस बदल रहे, क्योंकि हमको पीएच की फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो H प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी? H प्लस की वैल्यू क्या आएगी जरा देखो तो, के ए वीक एसिड अपॉन सॉल्ट। बोलो यहां तक सही है कि नहीं? ठीक है, अब तो काम बन गया। अगर हम दोनों साइड इनका माइनस लॉग ऑफ ले लें, दोनों साइड ले लो इक्वेशन का, टेक माइनस लॉग ऑफ 10 फॉर बोथ साइड, क्या आ जाएगा ये? माइनस लॉग ऑफ 10 H प्लस, अरे है कि नहीं? और यहां क्या जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 के ए, इसको अंदर लिख लेते हैं अभी हम, WA अपॉन सॉल्ट। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक क्लियर है सबको? कुल मिला के सब जगह हमको पीएच 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 लिख देना है, ठीक है। तो इसका मतलब तो हमको समझ में आ ही गया, किसका? इसका, इसका क्या हो गया? इसका मतलब तो पीएच हो गया भाई। माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है? पीएच ही होता है ना। अच्छा, अब बात है, इसको थोड़ा खोल लेते हैं हम। तो ये क्या हुआ? माइनस लॉग के ए m इंटू एन है ना। तो क्या करेंगे इसको? प्लस, इसको लो बाहर ही रख लेते हैं पहले, लॉग WA, सही है। और अपॉन क्या है ये लॉग में ही आएगा, रुको रुको, ऐसे लिखो इसको, सॉल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं ये बात? भाई सबका ले रहे हैं ना लॉग तो हम, अरे लॉग इस पूरे का लेते हैं, तो इसके ऊपर भी लॉग लगा दिया, इसके ऊपर भी लॉग लगा दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको ऊपर ले जाओ माइनस में, क्या आ जाएगा? पीएच क्या? एक सेकंड, इसको किया ना हमने, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ठीक है। ये तो प्लस में आ गया, तो या तो इसको नीचे लिख दे एक बार, लॉग सॉल्ट ऐसे करके ना, यूं भी लिख सकते हैं ना, यूं भी तो लिख सकते हैं। करो सॉल्व, आगे देखो पीएच में क्या आता है, देखते हैं। कॉमन कैसे? हाँ हाँ, या ब्रैकेट क्लोज करते हो, हाँ ये ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको अगले स्टेप में लगा देते हैं। एक सेकंड, हमने लिख दिया इसको पीएच, हाँ वो वही वाली बात हो गई ना वो, तो फिर लॉग, इसको थोड़ा खोल लेते हैं, देखो खोल लो इसको, ऐसा करो, लॉग के हो गया, ये माइनस इससे हुआ, प्लस लॉग WA, सही है कि नहीं है? और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग सॉल्ट, ठीक है क्या? देखो तो जरा, अरे भाई सुनो सुनो, क्या होता है? लॉग m इंटू एन अगर हो
तो इसको हम लिखते हैं log m प्लस log n, और log m अपॉन n हो तो इसको हम लिखते हैं log m माइनस log n। तो यही तो किया है, यही तो किया है हमने, क्या गलत किया है? चलो अब इसको सॉर्ट करो। क्या करना है, जहां जहां log ऑफ दिखता है, भैया इसका माइनस log ऑफ क्या था ph, तो इसकी जगह माइनस की जगह क्या आ जाएगा p आ जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा p h इज इक्वल टू p k a, क्या आ जाएगा p k a। एक स्टेप और बढ़ेगा इसमें, रुको देखो, ये इधर आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। हाँ एक स्टेप और आया, तो क्या करें, इसकी माइनस की जगह तो मैंने ये लिख दिया, फिर क्या बच गया हमारे पास प्लस, हम लिख देते हैं log ऑफ सॉल्ट माइनस log ऑफ वीक एसिड। सही है कि नहीं बोलो? अरे उल्टा हो जाएगा ना ये सारा, क्योंकि ये माइनस है बाहर, देखो ये माइनस है, ये माइनस किया तो ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस। तो हम इसको देखो रीराइट कर सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक एसिड। सही है कि नहीं है बोलो? क्लियर है ना? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह से, यानी आपने ये हमने निकाला पीएच कैलकुलेशन फॉर द एसिडिक बफर। क्या हुआ? हा? क्या हो गया? के तो ये लिया ना हमने, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं लेते थे क्या के का? क्या? अरे वाह, कुछ नहीं पढ़ते हो मतलब जाके। पी एच क्या लिखते हैं हम? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, मतलब माइनस लॉग ऑफ का एच प्लस जो होता है ना, इसको छोड़ दो, माइनस लॉग ऑफ की जगह हम लगा देते हैं पी। अरे फॉर्मूला देख, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो एच से कैंसिल हो गया, बच क्या गया माइनस लॉग ऑफ, तो जहां माइनस लॉग ऑफ आया उसकी जगह हमने क्या रख दिया पी। तो देख माइनस ये क्या आया था, माइनस लॉग ऑफ के, तो माइनस लॉग ऑफ का मतलब पी आ गया, और के तो था ही, बस पुट किया हमने पी में, मतलब पीएच चाहिए ना हमको, तो पी के फॉर्म में चाहिए सारा डाटा, तो ये पीएच के लिए फॉर्मूला हो गया। तो सेम आपको निकालना है किसके लिए? बेस के लिए, आप खुद निकालोगे वो। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? क्लियर है? अब एक लास्ट पॉइंट उतार लिया सबने, समझ लिया, ध्यान से समझो उस कैलकुलेशन। आपका काम इसको याद करने से भी चलेगा, पर हमने उसको डेराइव करा दिया भाई किस तरह से ये निकलता है, तो आप बेस का भी निकाल सकते हो बिल्कुल इस तरह। लास्ट चीज इस चैप्टर की, मिटा दूं इसको? अच्छा, देखो क्या होता है कि किसी भी साल्ट को या किसी भी चीज को आप पानी में डालते हो तो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो पूरी तरह घुल जाए, या वो बिल्कुल ना घुले, या वो थोड़ी थोड़ी घुल जाए, यही तो होगा ना। कोई भी चीज आपके पास है, कोई भी चीज है, कोई भी सॉल्ट है या कंपाउंड है, आपके पास कोई भी सॉल्ट है या कंपाउंड है, अगर आप इसको पानी में ऐड कर रहे हो या किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये सॉल्यूबल होगा या ये इनसॉल्यूबल होगा, और तीसरा क्या हो सकता है, ये थोड़ा थोड़ा पार्शियली सॉल्यूबल, जिसके लिए हम स्पैरिंगली सॉल्यूबल वर्ड यूज करते हैं। स्पैरिंगली मतलब बहुत कम, ना के बराबर, थोड़ा सा सॉल्यूबल हो। तो प्रेसिपिटेट जो सॉल्यूबल नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट, जैसे आप डालोगे, जैसे मिट्टी को आपने पानी में डाला, अगर मिट्टी के पार्टिकल बड़े हैं तो बिल्कुल नहीं घुलेगी, नीचे बैठ जाएगी। थोड़े पार्टिकल मान लो सभी साइज के हैं, थोड़ा घुल जाएगा और थोड़ा बैठ जाएगा। तो या तो जैसे नमक डालो, समझो पानी में नमक डाला, कहां चला गया पता नहीं चला, पानी में आपने पत्थर डाले, कहां सब दिखेंगे,
और आपने थोड़ी मिट्टी क्रश की हुई डाली तो कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, तो इनको हम बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। 3 कैटेगरी होती है हमारे पास, ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, इसी से एक टर्म जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, कि मतलब कितना आप घुला है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, कि भाई कोई कंपाउंड सॉल्युबल है तो उसकी सॉल्युबिलिटी है और नहीं है तो सॉल्युबिलिटी नहीं है, टर्म आ गई ना। तो सॉल्युबिलिटी अब आप जब डालोगे तो ये कंडीशन हमारे साथ बन सकती है, इसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की फॉर्म में, कि हम आयनाइजेशन पे कैसे आते हैं। अब देखो 2 चीज समझ लो आप, एक होता है आयोनिक प्रोडक्ट और एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ जाओ इस बात को। आयनिक का मतलब जो आयन को तोड़े, आयन बनाए, और सॉल्युबिलिटी का मतलब यह है कि उसको सॉल्युबल करे। समझो जैसे ये NaCl है ना, जब आप इसको किसी चीज में डालोगे तो ये टूटेगा, Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। किस फॉर्म में बनाएगा? गैसियस फॉर्म में बनाएगा। किस फॉर्म में बनाएगा? गैसियस फॉर्म में बनाएगा। और यहां से एक एनर्जी बनेगी जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में बताया था मैंने कि जब जोड़ के इकट्ठा करते हैं तो एक एनर्जी देनी पड़ती है, निकलती है एक एनर्जी, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जिसने इसको बनाया था, अब आप तोड़ रहे हो तो ये बनेगी कि नहीं बनेगी? अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है पानी में नाच रहे हैं इधर उधर, तो पानी क्या करेगा? पकड़ेगा इसको। जब पानी इसको पकड़ेगा तो घेरेगा इसको चारों तरफ से। सोडियम को चारों तरफ से क्या घेर लिया? वाटर ने। समझो बात को। अब क्या हुआ? अब ये जो Na गैस था ये बन गया Na प्लस एक्वस, मतलब कि ये घुल गया, मतलब कि ये NaCl क्या हो गया? पानी में घुल गया। बहुत सारे पानी के बीच में एक Na छुप गया, इसलिए तो दिखाई नहीं देता। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रेशन एंथैल्पी। याद करो, हर एनर्जी चेंज को हमने एंथैल्पी बोला था। तो ये थी लैटिस एंथैल्पी और ये थी हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या करती है? घुलने का विरोध करती है ना, कि आपको उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करती है? वाटर खुशी मनाते हैं, एनर्जी छोड़ते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ? एक में एनर्जी कंज्यूम हुई और एक में एनर्जी निकली। अब रिजल्ट क्या आता है? मान लो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो घुल जाएगा, और मान लो हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस से तो नहीं घुल। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? अब यहां इसी बात को हम इस फॉर्म में कह सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट मतलब तोड़ना और सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना। अगर किसी चीज का आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, किसी चीज का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो सॉल्युबल कर लेगा, घुल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि हर चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हर बार तो आप एक पूरी कहानी नहीं बोल सकते ना, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं आयनिक और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो घुल रहा है और आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो नहीं घुल रहा। क्लियर है बात? अरे ये बात समझ में आई, ये कहानी जो समझाई मैंने? ठीक है, बिठा दूं? देखो बिठा दूं? बनेगा, हाँ प्रेस तो सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। भाई आपने डाला, बॉटम में बैठ गया तो प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब घुला नहीं, और अगर वो घुल गया तो दिखेगा नहीं आपको, गायब हो जाएगा ना। तो देखो हमको इन दोनों की बात करनी नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन है। हमको किसकी बात करनी है? स्पेरिंगली सॉल्युबल की, जो थोड़े थोड़े घुलते हैं। हमें ऐसे सॉल्ट्स की बात करनी है जो थोड़े थोड़े घुलते हैं। अभी कौन होते हैं? सल्फेट जितने भी होते हैं, बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम का सल्फेट हो गया, कैल्शियम का सल्फेट हो गया, सिल्वर के AgCl हो गया, AgBr सुना होगा ना, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो मतलब वो घुलता नहीं है। तो हमको इनकी बात करनी है, बहुत ना के बराबर घुलते हैं। तो देखो हम निकालते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसके लिए निकालेंगे?
स्पैरिंगली सॉल्युबल के लिए। देखो तो ले लिया हमने सॉल्ट AgCl, टूटेगा तो क्या बनाएगा Ag प्लस और Cl माइनस, यही बनाएगा ना, ठीक है। ये तो आयनिक है तो आयनाइज रहेगा, ये S और ये S, कंसंट्रेशन मान लिया इसका हमने। अब देखो प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, जब भी ये चीज आ जाए तो हमेशा टिका दो K, क्या लगा देना है K, तो K लिखेंगे तो क्या लिखेंगे Ag प्लस और Cl माइनस अपॉन AgCl, और AgCl क्या होता है सॉलिड होता है, क्या होता है सॉलिड होता है, और सॉलिड के लिए हमेशा कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं हम यूनिट, यानी 1 मानते हैं इसको, हाँ के ना, या इसको यूं कह सकते थे हम Kc लिख दे इसको। अब ध्यान रखना जब Kc इस तरह की चीजों के लिए लिखा जाए तो वो कहलाता है KSP, क्या कहलाता है KSP, स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए जब आप लिखोगे Kc को, अलग अलग कंडीशन बताई थी, गैस के लिए P लगाते हैं, कंसंट्रेशन के लिए C लगाते हैं, तो अगर स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए लगाएंगे तो क्या लिखेंगे उसको हम KSP, किसके इक्वल हो गया ये तो यूनिट हो गया, इधर आ गया तो Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है, तो इसका S और इसका S, तो KSP क्या हो गया S इंटू S, क्या हो गया KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, और S मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई इज इक्वल टू अंडर रूट KSP। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं, अरे कुछ दिमाग में घुसता भी है कि नहीं घुसता है, पुराना याद करोगे पढ़ोगे लिखोगे तब जाके याद रहती है, क्योंकि एक पढ़ते ही उसका अप्लाई करना पड़ जाता है दूसरा, ठीक है। अब क्या पूछता है, डेरिवेशन वेरिएशन तो अपनी जगह है, सीधा सीधा आपसे सवाल क्या पूछता है, वो किसी भी साल्ट के लिए कहेगा आप हमको KSP बताओ इसका क्या है, क्या पूछेगा कि KSP बताओ, तो एक तरीका तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिससे आप निकाल सकते हो KSP, इसको याद कर लो आप, तो x की पावर x, x की पावर x, y की पावर y, x की फिर x की पावर x प्लस s की पावर x प्लस y, ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे आप किसी भी KSP को निकाल सकते हो। अब x और y का पता चला और बल्ले बल्ले, है ना, आप क्या करेगा साल्ट देगा, बताओ इसका KSP क्या है, आप कहोगे मुझे क्या पता, ऐसा नहीं कहना है, निकालना है, ठीक है। एस 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 नीचे लिख देता हूं, KSP इज इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस, ये फॉर्मूला याद कर लो, अप्लाई करो तो इस पे जरा। अब आप कहोगे सर अप्लाई तो तब करें जब x और y बताओ आप, देखो x क्या है, जैसे मान लो AgCl लिया हमने, AgCl बड़े आदर से पूछता है Ag, अच्छा देखो AgCl दो आयन होंगे, पहला और दूसरा, तो पहले x आता है या y आता है, तो पहले वाले को x मानो, दूसरे वाले को y मानो, रखे जाओ, तो x कितने हैं एक है, y कितने हैं एक है, तो KSP क्या हो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू x s 1 प्लस 1, तो KSP क्या आ गया S स्क्वायर, यही तो निकाला था अभी हमने, अरे निकाला था नहीं निकाला था, सेम निकाला था, चलो एक बार और चेक करते हैं, देखिए CaF2 का KSP निकालना है हमको, निकालो इसका जरा, CaF2 का KSP निकालना है, बहुत आसान है, क्या करना है, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, तो KSP x क्या है 1 की पावर 1 और y क्या है 2 की पावर 2 इंटू s, x क्या है 1, y क्या है 2,
तो क्या आ गया, के एस पी 4 एस की पावर 3। सही है कि नहीं है? और अगर एस पूछे क्या करेंगे, के एस पी बाई 4 का स्क्वायर है ना, क्यूब रूट ले लो इसका। तो बात समझ में आ गई, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। हमने अधिकतर चीजें बताने की आपको कोशिश की है, डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कल हमारा पीरियड नहीं है ना, कोई खाली हो तो बुला लेना मुझे, कोई पीरियड अगर खाली हो तो मुझे बुला लेना, एस ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे हम। चलो बच्चों लीव कर दो और इसको ना